चलो, तो कल तुम लोगों का इतिहास का पहला चैप्टर खत्म हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव करवा दिया गया, उसका जो भी क्वेश्चन आंसर था पीडीएफ में दे दिया गया तुमको प्रिंट निकाल के। अब उसमें देखो जो हम क्वेश्चन तुम लोगों को दिए हैं वो मुख्य रूप से जो किताब के पीछे जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा वही दिया हुआ है, और कुछ होगा जो क्वेश्चन बैंक में था, यानी बिहार बोर्ड द्वारा जो पूछा गया है बीच से क्वेश्चन वो दिया गया है, लेकिन सब क्वेश्चन आंसर हम करके नहीं दिए हैं, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन कई सारा बनेगा। तो बचा खुचा के लिए वही आप किताब पढ़ते रहिएगा, तो हम बीच में से भी अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एगो उसमें जो पीडीएफ है उसमें आज अगर टाइम बचे तो, नहीं तो कल आप लोग लेते आइएगा और याद करवाइएगा। थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ दीजिएगा ना तो उसमें 2 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है उसमें मेटरनिक युग क्या था, और एक सवाल आता है मेटरनिक व्यवस्था क्या था, 2 चीज हुआ। तो मेटरनिक युग लिखा हुआ है तुमको, बस उसमें 1-2 लाइन और जोड़ देंगे ना तो व्यवस्था के लिए भी वही डेफिनेशन हो जाएगा, वही चीज लिखना है। तो कल उसको लिखवा देंगे, पेन से ऊपर लिख लीजिएगा। तो कल के लिए वो, आज हम लोग यहाँ पर भूगोल में जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है भारत में संसाधन पढ़ना है जो हम लोगों को, और उसका उपयोग, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर पहला क्लास है तो पहले भूगोल का डेफिनेशन जान लेते हैं कि भूगोल हम कहते किसको हैं, उसके बाद इसका पूरा चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले देखो भूगोल के बारे में पूछा जाए कि भूगोल कहते किसको हैं, तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के ऊपरी सतह तथा उसकी प्राकृतिक विभागों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी पृथ्वी के जो सतह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे निकलने वाले खनिज चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, या हम लोग वायुमंडल ये सब चीजों के बारे में जब पढ़ते हैं तो इन सारे अध्ययन को हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल ये सब हम पढ़ते हैं, तो इन सारी चीजों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखो तो पृथ्वी पर हम लोग पहाड़, पठार, महासागर, वन भूमि, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सभी को हम भूगोल के अंतर्गत ही जानते हैं, ठीक। भूगोल जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, जियोग्राफी, ठीक। जियोग्राफी एक ग्रीक शब्द है, हिस्ट्री भी हम लोग को ग्रीक हिस्टोरिका से आया है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे भी तुमको ज्योग्राफी जो है वो यूनान से यानी ग्रीक भाषा से ही आया है, जिसमें एक है तुमको जी तथा दूसरा है ग्राफो, इन दोनों शब्द को मिला करके यहाँ पे ज्योग्राफो बनता है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी और वर्णन। एक का मतलब हुआ पृथ्वी और दूसरे का मतलब वर्णन, यानी कि जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल में मुख्य रूप से हम लोग पृथ्वी के बारे में ही पढ़ते हैं, उसी का वर्णन करते हैं, इस पे पाए जाने वाली चीजों के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक। तो ज्योग्राफी का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में हम लोग वर्णन करते हैं, उसी के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम लोग मुख्य रूप से ऐसे देखा जाए तो भूगोल को 3 प्रकार में होते हैं, यानी 3 भाग में बांटते हैं। एक है भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल और एक प्रादेशिक भूगोल होता है। तो ऐसे करके जैसे इतिहास को हम लोग 3 कालखंड में बांटते हैं, वैसे इसको भी 3 प्रकार में बांटते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा और देख लो, तो भूगोल के पिता कौन है, तो भूगोल के पिता कहा जाता है हिकैटियस को। भूगोल के पिता किसको कहते हैं, हिकैटियस को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल के पिता कहा जाए तो इनके अभी के वर्तमान में तो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल के पिता कहा जाता है। ऐसे भूगोल के पिता से पूछा जाए तो हिकैटियस है। भारतीय मानचित्र के पिता की बात करें, जो मानचित्र को बनाया, उसका नाम है कैप्टन जेम्स रेनेल, ठीक। और दुनिया का पहला ग्लोब जो है, ये सब कुछ बाहरी चीज है, इस सबसे जुड़ा हुआ, तो मार्टिन बेहेम द्वारा 1492 में जर्मनी में बनाया गया था। इरेटोस्थनीज को भी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। जो ज्योग्राफी हम लोग बोलते हैं या ज्योग्राफिका से ज्योग्राफी बना, तो ये शब्द जो सबसे पहले यूज किया था उस व्यक्ति का नाम है इरेटोस्थनीज। इसको भी भूगोल का पिता कहा जाता है। यानी भूगोल के पिता में तुम लोगों को 3 हुआ था, एक हिकैटियस हो गया, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट आधुनिक काल में हो गया, और एक इरेटोस्थनीज को भी भूगोल का पिता कहा जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी शब्द यहीं से निकला, यही ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया, वहां से ज्योग्राफी बना। ठीक है, तुमको भूगोल के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब है तुम लोगों का चैप्टर। चैप्टर में पहला है तुमको भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक। भारत जो है वहां पे जो संसाधन पाए जाते हैं उसके बारे में और उसके उपयोग के बारे में।
ये चैप्टर तुम लोगों के लिए उसके लिए आसान होने वाला है जो 8 क्लास का पहला चैप्टर पढ़ा है भूगोल का। उसमें भी तुमको संसाधन पढ़ना था, यहाँ भी तुमको वही चीज का रिवीजन है, थोड़ा सा उसमें बढ़ा करके पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संसाधन कहते किसको हैं। तो पृथ्वी पर मौजूद जो भी वस्तु है जो हमारे लिए उपयोगी होता है उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन। एक शब्द में यही है, एक लाइन में अगर पूछा जाए एक वाक्य में तो बस यही बोलो कि मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। जितना भी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, नाक में नथनी पहनी हुई है ना, क्या चीज है? ऐसे तुम पहनी हुई है तो क्या चीज है? संसाधन है। हाथ में कंगन बांधे हुए है, क्या चीज हो गया? संसाधन। कपड़ा पहने हुए संसाधन हो गया। ये टीवी लगा हुआ है, सब क्या हो गया? संसाधन। या जितना भी चीज दिख रहा है सब का उपयोग है। वहां एक कांटी भी लगा हुआ है, उसका भी एक उपयोग है। तो ये सभी क्या है? संसाधन है। ठीक, जैसे यहाँ पे उदाहरण में देखो, मिट्टी, जल, वायु, जीव जंतु, पेड़ पौधा, मनुष्य, सभी के सभी संसाधन है। जो भी वस्तु का हम प्रयोग कर लिए, ये चाबी में, रील में एक छोटा सा ये जो लगा हुआ है ना, ये भी तुमको संसाधन है। ठीक, तो जितने भी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं वो सभी क्या है? संसाधन। बिल्कुल संज्ञा के जैसा। संज्ञा में क्या कहते हैं? जितना भी नाम है वो सब क्या है? उसी प्रकार जितना भी वस्तु का तू प्रयोग करता है वो सब क्या चीज है? संसाधन है। अब संसाधन को अगर देखा जाए तो ये सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जीव जंतु, पेड़ पौधा, मनुष्य, ये सभी तो क्या हो गए? ये सभी क्या हो गए? तुमको सजीव में हो गए। लेकिन मिट्टी, जलवायु, ये सब क्या है? निर्जीव है। तो निर्जीव भी हो सकता है और सजीव भी। आगे अगर हम बात करें कि संसाधन को हम कितने भाग में बांटते हैं, तो मुख्य रूप से इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक है मानव निर्मित संसाधन और एक मानव खुद ही संसाधन है। यानी हम दोनों एक दूसरे के लिए संसाधन का यहाँ काम कर रहे हैं। तो एक एक करके उसको देखते हैं। सबसे पहले कि प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं। तो जब संसाधन का डेफिनेशन याद है तो प्राकृतिक का भी याद हो जाएगा। बस बोल दो कि वो ये सभी संसाधन जो प्रकृति द्वारा निर्मित हुआ है, जिसको प्रकृति ने बनाया है, वो सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त ये सभी वस्तुएं जिसका प्रयोग मानव करता है, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा जो बनाया गया है, उन सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? इन सभी वस्तुओं को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि हवा है, क्या हम लोगों ने बनाया है उसको? नहीं। सूर्य का जो प्रकाश अभी मिल रहा है, क्या हमने बनाया है? मिट्टी है, पहाड़ है, पठार, सागर, महासागर, इन सब चीजों को हमने नहीं बनाया। ये किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। जैसे देखो, मिट्टी हो गया, पहाड़ हो गया, बालू हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। वर्षा की बात करें तो हम तो करवाते नहीं, ईश्वरीय है, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये सब क्या हो गए? ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, अब है मानव निर्मित संसाधन। तो जिसको मनुष्य ने बनाया है। कई सारी ऐसे चीजें हैं जो यहाँ उपलब्ध था, प्रकृति के द्वारा उपलब्ध है, लेकिन वो उपयोग लायक नहीं था। तब मनुष्यों ने अपने बुद्धि और अपने तकनीक का प्रयोग से उसको उपयोग लायक बनाया। ठीक, जैसे यहाँ पे ये बेंच है, तो पहले पेड़ रहा होगा, पेड़ सूख गया होगा, ऐसी लकड़ी पड़ा रहा होगा। तब मनुष्य ने क्या किया? अपना बुद्धि, अपना तकनीक लगाया और इस पेड़ का जो लकड़ी था उसको एक नया रूप दे दिया। क्या बना दिया? इसको बेंच बना दिया। तो इसका उपयोग बढ़ गया, पहले के भांति बढ़ भी गया, इसका कीमत में भी वृद्धि हो गया, तो उपयोग में आने लगा। हम लोग जो वस्त्र पहने हुए हैं कपास से बना होगा, तो अगर कपास है, सूती है, तो पहले तो पेड़ होता है, उसको छटैया करके ना बनाए हैं। गन्ना से हम चिन्नी बना लिए, तो गन्ना तो पेड़ था, लेकिन अपना बुद्धि के प्रयोग करके, अपना तकनीक का प्रयोग करके उसको क्या चीज का रूप दे दिए? चीनी का। तो वैसा वस्तु जेकरा मनुष्य अपने बुद्धि, अपने तकनीक से बदल करके और उपयोगी बनाता है, उन सभी को हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक, जैसे देखो मकान, कहीं मिट्टी था, मिट्टी से पहले ईंटा बनाया गया, कहीं पत्थर था, उससे सीमेंट का रूप दिया गया, कहीं नदी में बालू पड़ा हुआ था, वहां से बालू लाया गया। फिर मनुष्य अपना बुद्धि का प्रयोग किया और उन सबको जोड़ करके क्या किया? एक मकान का निर्माण किया। तो मकान क्या हो जाएगा? अगर देखा जाए तो सब प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। सीमेंट प्राकृतिक है, पहाड़ बना, उसी का पत्थर को तोड़ के बनाया गया। बालू प्राकृतिक है, उसके बाद मिट्टी से ईंटा बना है, ईंटा से फिर ये दीवार बना है। तो मिट्टी क्या है? प्राकृतिक है। लेकिन मिट्टी से घर नहीं बना है, क्या चीज से बना है? ईंटा से। और इसके पीछे क्या किए? अपना बुद्धि, अपना तकनीक का प्रयोग किए और उसको और उपयोगी बनाए। तो इस तरह के जब बनाते हैं, जैसे कार हो गया, हम लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, हवाई जहाज है, कपड़ा है, ये सारे की सारी चीजें क्या हैं?
ये सभी मानव निर्मित है, यानी मनुष्य ने इसको बनाया है। तो शॉर्ट में जब भी वस्तुनिष्ठ में सब आएगा ऑब्जेक्टिव में कि कौन प्राकृतिक है कौन मानव निर्मित है, तो देखना कि इसको बनाया किसने। जो हमारे द्वारा बनाया गया मनुष्य के द्वारा वो मानव निर्मित हो जाएगा, और जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया वो प्राकृतिक हो जाएगा। अब है तुमको यहाँ पे मानव संसाधन। मानव संसाधन समझने के लिए एक दूसरे को समझ लो। अभी यहाँ पे तुम लोग पढ़ने आया है, हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको तुम लोग उपयोग कर रहा है, तो हम क्या हो गए तुम्हारे लिए? जिसको मनुष्य उपयोग कर रहा है वो संसाधन है, तभी तुम लोग हमको उपयोग कर रहा है, तो हम क्या हो गए तुम्हारे लिए? संसाधन। अब हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, उसका कीमत ले रहे हैं, तो उस कीमत से जो फी हम ले रहे हैं उससे हमारा जितना भी आवश्यकता है मेरा वो सब पूरा हो रहा है। तो तुम मेरे लिए संसाधन का काम कर दिया, क्योंकि हम तुमको उपयोग कर रहे हैं। तो हम तुमको और तुम हमको एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या हो गया, हम दोनों एक दूसरे के लिए संसाधन हो गए। मिस्त्री ये मकान बनाया होगा, तो मकान बनाने का पैसा लिया होगा, तो मकान मालिक जो पैसा दिए तो उनके लिए वो संसाधन हो गए, और मिस्त्री जो इनको मकान बना के दिया तो उनके लिए ये संसाधन हो गए। कोई गायक है गाना गा रहा है, तो जो श्रोता है सुन के मनोरंजन ले रहा है, अपना आनंदित हो रहा है, तो गायक का फ्री में गा रहा है, उसको भी मिला है, चाहे इनाम के तौर पर मिले या फी पर मिले, जैसे मिले उसको मिला, तो दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम अपने कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मानव पर निर्भर रहते हैं, कि वो हम पे निर्भर है और हम उस पे निर्भर हैं, और हम दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी होते हैं। और जो वस्तु जो चीज मनुष्य के लिए उपयोगी हो जाए वो क्या हो गया? संसाधन। तो यहाँ तो मनुष्य ही मनुष्य के लिए उपयोगी हो गया, तो मनुष्य भी क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। तो मानव भी एक प्रकार का क्या हो जाता है? संसाधन हो जाता है। जैसे कि शिक्षक है, वकील है, डॉक्टर है, दर्जी मजदूर है। अभी जो ऑप्शन है इसी को देखो, ये चारों के पांचों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन चारों में शिक्षक की भूमिका है, फिर इन चारों में इन पांचों में इसका भूमिका है, फिर इन सब में इसका भूमिका है, फिर इसमें इसका भूमिका है। हमको कपड़ा चाहिए, इन चारों पांचों को कहां से लेगा? दर्जी से। ठीक, हमको पढ़ना है, वकील के डॉक्टर के सब कहां से पढ़ा, या इसके बच्चों को पढ़ना है, कहां जाएगा? शिक्षक के पास। देख रहे हैं सब एक दूसरे से जुड़ा है। इन लोगों को कोई काम करवाना है, घर मकान बनवाना है, सब सफाई करवाना है, तो किसको लेके आएगा? हम सभी एक दूसरे से क्या हो गए? जुड़ गए। जैसे ही हम एक दूसरे के लिए जुड़े, एक दूसरे के काम आए, हम सभी एक दूसरे का संसाधन बन गए, और इस प्रकार मानव भी एक संसाधन ही है। लेकिन सवाल तुमको मुख्य रूप से यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है। अब है यहाँ पे कि प्राकृतिक संसाधन। ये तो पढ़ लिए कि संसाधन तीन प्रकार के होता है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। मानव निर्मित खत्म, मानव संसाधन खत्म। प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, और ये 8th क्लास में भी आप लोगों को पढ़ना था, वही चीज फिर से तुमको पढ़ना है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर देखो। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग संसाधन को दो भाग में बांटते हैं, एक है जैव और एक है अजैव। और एकदम याद रखना सिंपल है, जैव में सजीव आता है, बस बोलो वे सभी संसाधन जो सजीव है, यानी वैसा संसाधन जो सजीव है उन सभी को हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। तो वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, सजीव संसाधन यानी जैव संसाधन कहलाते हैं। तो जैव संसाधन समझ में आ गया। सजीव को ही हम लोग जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, मत्स्य मतलब मछली हो गया, पशुधन जो भी जानवर है, या अन्य भी जो प्राणी समुदाय हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। उसके बाद है अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन में कौन आ जाएगा? निर्जीव। जितना भी निर्जीव वस्तु है उन सभी को एक साथ हम क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। जैसे कि चट्टान हो गया, धातु हो गया, खनिज हो गया। अब इसमें एक चीज देखना, कुछ इसमें ऐसे होंगे जो यहाँ पे तो है ही, जैव संसाधन में तो है ही, दूसरे संसाधन के भी उदाहरण बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो खनिज है, खनिज तो अजैव संसाधन है, निर्जीव है, लेकिन ये एक और का उदाहरण बन सकता है अनवीकरणीय का, जो दोबारा पुनः प्राप्त नहीं होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कई बार ऐसा भी होगा कि यहाँ वाला एग्जाम्पल तुमको वहां भी मिल जाएगा, जिसके डेफिनेशन पर जो बैठेगा वहां डाल देंगे। जैसे हम कोयला को क्या बोल सकते हैं? वही हाथ लिख दे, बताओ तो। कोयला को हम क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन। ठीक, अब इसको अजैव संसाधन बोल रहे हैं, इसको अनवीकरणीय नहीं बोल सकते हैं। आइए अनवीकरणीय पढ़ेंगे। अनवीकरणीय होता है जिसको हम पुनः प्राप्ति नहीं कर सकते, उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। तो इसको बनने में लाखों वर्ष नहीं लगता है, तो दोनों का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। अजैव का भी एग्जाम्पल है और
कोयला के भीतर, कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। कोई सवाल है ना? ठीक, आगे देखो। आगे तुमको यहाँ पे वो दोनों लगता है कि कट गया है। अच्छा ठीक, पहले वो दोनों हमको लगा था कि कट गया। अजैव संसाधन, जैव संसाधन जान लो, ये तो हो गया अनवीकरणीय और नवीकरणीय, फिर कल उसको दिखा देंगे। नवीकरणीय वो संसाधन होता है जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग पानी का प्रयोग करते हैं, फिर वहां पे पानी आ जाता है। कल हम लोग सूर्य का प्रकाश प्रयोग किए, फिर आ जा गया। हम अभी हवा का प्रयोग कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, फिर आ जा रहा है। ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन, यानी कि तुरंत हम लोगों को ये प्राप्त हो जा रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग नवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन होता है वो जिसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाए। जैसे हम कोयला बता दिए, पेट्रोलियम हो जाए, गैस हो जाए, मिट्टी हो जाए, इन सब चीजों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो उन सभी को हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। उसको कल दिखा देंगे, नोट में लिखना होगा तो हट गया है यहां से। उसके बाद है तुमको यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर, उन दोनों को बांटते हैं ऐसे। यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर तुमको ऐसे 4 प्रकार के होता है। एक है तुमको व्यक्तिगत, यहाँ रहो नहीं, एक हो गया तुमको व्यक्तिगत संसाधन, एक है तुमको सामुदायिक संसाधन, और 2 इधर है तुमको, जिसमें एक है तुमको राष्ट्रीय संसाधन और एक है अंतरराष्ट्रीय। तो इसको एक एक करके देखते हैं कि व्यक्तिगत कौन होता है। व्यक्तिगत संसाधन उसे कहते हैं जिसपे किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे तुम्हारा मकान है, वो एक व्यक्तिगत संसाधन है। अभी मकान को हम लोग अजैव संसाधन में भी रख सकते हैं क्योंकि निर्जीव है, ठीक। और उसको हम लोग व्यक्तिगत संसाधन भी कह सकते हैं क्योंकि वो किसी खास व्यक्ति का होता है। तुम्हारा जो खेत है तुम्हारा है, तुम्हारा जो कुआं है, चापाकल है, तुम्हारी गाड़ी है, वो सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है, उस पर तुम्हारा अधिकार है। यानी जब किसी संसाधन पर, ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वो सरकार को लगान भी चुकाते हैं, यानी टैक्स भी देते हैं, इन सभी संसाधन को हम लोग व्यक्तिगत कहते हैं। आप मकान बनाए हैं, आपका जमीन है, आप गाड़ी चला रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं आप व्यक्तिगत रूप में, उन सब के बदले आप सरकार को क्या करते हैं? टैक्स देते हैं। लगान मतलब टैक्स देते हैं। तो इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड यानी भूमि हो जाए, क्या चीज है? व्यक्तिगत संसाधन है। खेत जो है सबका अलग अलग है, जमीन उसके नाम पर, उसके लिए वो टैक्स भरता है। जब रसीद कटवाते हैं तो उसमें क्या देते हैं? हम टैक्स भरते हैं, ठीक। आपका घर हो गया या और भी जो भी जायदाद है जकरा पर आपका अधिकार है, तो इस तरह के हम क्या कहते हैं? इसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे अभी तो कॉपी है, ये तो ये तुम्हारा व्यक्तिगत संसाधन हो गया, ठीक, क्योंकि वो तुम्हारा है, ये नहीं ले सकती है। जैसे उदाहरण में दिया गया है बाग बगीचा, तालाब, कुआं, ये सारी चीजें क्या है? व्यक्तिगत है, किसी खास व्यक्ति का होता है। एक होता है सामुदायिक संसाधन, यानी कि उस समाज के, उस गांव के सभी लोगों का उस पर अधिकार होता है। तो इस प्रकार के संसाधन को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के संसाधन को हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि गांव के जैसे फील्ड में जहां तुम लोग क्रिकेट ये सब खेलता है, कुछ जमीन होता है वैसा जो सबके लिए होता है, वो नहीं। शमशान घाट जो होता है सामुदायिक है, पूरे समाज के लिए, गांव के लिए है। गांव में जो मंदिर या मस्जिद है, क्या वो किसी खास व्यक्ति का है? तो वो व्यक्तिगत में नहीं आएगा, कहाँ आएगा? सामुदायिक। गांव में मान लो कोई तुमको पंचायत भवन या कोई भी सामुदायिक भवन बना हुआ है, क्या हो गया? तुमको सामुदायिक संसाधन हो गया। गांव का कोई तालाब हो, तालाब तुमको स्वामित्व यानी व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामुदायिक भी हो सकता है। अब जहां पे तुम लोग छठ पूजा ये सब करता है, जो नदी है वो कौन सा है? सामुदायिक। लेकिन कुछ लोग अपना मछली पालन सब करने के लिए व्यक्तिगत भी तो खुदवाया होगा, तो व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों हो सकता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, खेल का मैदान हो गया, ये सब क्या होते हैं? सामुदायिक होते हैं। यानी उस गांव के, उस क्षेत्र के, उस समाज के सभी लोगों का उस पर अधिकार होता है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उसके बाद था तुमको स्वामित्व के आधार पर दो गो और, कौन कौन? एक है तुमको राष्ट्रीय संसाधन और एक है तुमको अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन समझो, हम लोग के जो देश की बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर क्या हुआ? अरे कुछ पूछना है? अच्छा तुमसे पूछ रही थी, अच्छा उससे, तो अभी वेट करने के लिए।
तो राष्ट्रीय संसाधन यानी हमारे देश के सीमा के अंदर और देश के सीमा से 200 किलोमीटर समुद्री, कितना 200 किलोमीटर जो समुद्र वाला है ना इलाका, ये पूरे इलाका में जितना भी संसाधन पाया जाता है उस सब को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। अब यहाँ पे व्यक्तिगत और सामुदायिक कुछ नहीं चलेगा। आपका व्यक्तिगत संसाधन है, आपका सामुदायिक संसाधन है, लेकिन सीमा के जब अंदर है तो वो राष्ट्रीय संसाधन भी है। हम पहले ही बोल दिए हैं कि ये संसाधन, कोई भी संसाधन, इसका भी उदाहरण हो सकता है और इसका भी। तो देखो अभी जो पार्क था, तुम्हारा जो शमशान घाट था, या तुम्हारा जो जमीन था, तुम्हारा घर था, व्यक्तिगत में और सामुदायिक में था, लेकिन जब राष्ट्रीय की बात करें तो वो सब कहाँ घुस जाएगा, राष्ट्रीय में, क्योंकि वो हमारे देश के सीमा के अंदर है। समझ में आया? भारत की जो सीमा तुमको दिखता है नक्शा, उसके अंदर जितना भी संसाधन पाया जाए, चाहे वो प्राकृतिक हो, मानव निर्मित हो, या तुमको व्यक्तिगत हो, सामुदायिक हो, जैसा भी हो, जितना भी संसाधन इस देश के अंदर है वो सब किसका है, सरकार के है। यानी ये सब का चीज है, राष्ट्रीय संसाधन है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक, सरकार का इस पे वैधानिक हक होता है, खास करके हमारे देश में कहो तब। ठीक, हाँ जी, आपके मान लो यहाँ इलाका पर पेट्रोल का खदान निकले, कुआं निकल गया, सोना निकल जाए, कोयला निकल जाए, कब्जा कर ले। अब जैसे यहाँ पे रोड बना ना बेटा टू सर मेरा, तो सरकार ने आपको नोटिस भेज दिया सीधे कि आपके जमीन से रोड पास हुआ है, रोड पास कर दिया, बदले में आपको मुआवजा दे दिया। अब वो मुआवजा कौन दिया, जो सरकारी रेट है उस हिसाब से दिया। अभी मान लो सर मेरा किनारे 40 लाख 50 लाख है, चल रहा है जमीन कट्ठा में, चल रहा है ना यार, तू दलाली करता है तो जानता है, हम ना करते तो ना जानते हैं, दिमाग लगा रहा है। ठीक, लेकिन क्या सरकार आपकी जमीन 40 और 50 लाख खरीदेगी? तो वो सरकारी रेट लगाएगी कि इस प्लॉट का कितना दाम है। ठीक, तो वो राष्ट्रीय संसाधन है, वो आपका चीजों का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि वो सरकार के अंतर्गत है, उसके अंडर में है। वो पहले आपके अधिकार में था, जब संविधान बना था ना, तो ये हमारा संपत्ति के अधिकार के तहत आता था। बाद में इसको हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अगर वो रहता तो डेवलपमेंट करने में मुश्किल होती। मेरा जमीन रहता, हम कहते हम नहीं जाने देंगे, वो कहेगा हम ले जाएंगे, तो हम केस कर देते कोर्ट में। अब मौलिक अधिकार के केस सीधे कहाँ जाता है, हाई कोर्ट न तो सुप्रीम कोर्ट। तो कैसे बदलाव होता, रोड कैसे पास होता? अब बिहटा में जो एयरपोर्ट बनना है कैसे बनता? अभी तो मेट्रो के लिए भी शायद वहां बात चल रहा है, मेट्रो भी बिछाया जाएगा। इधर से फिर बुलेट ट्रेन निकल रहा है, हम लोग के जमीन तो सब इहे में चल जाएगा, फिर बुलेट के बोगे नोच नोच के खाएंगे, है ना। ये जितना भी यहाँ रोड बना है सब क्या चीज था, उपजाऊ जमीन था। अब जाओ पक्की नोच के खाओ, उत्पादन घटे, जनसंख्या बढ़ रहा है, डेवलपमेंट अब जरूरी भी है डेवलपमेंट करना, न तो कहे कि सरकार क्या काम कर रही है, रोज जामे लग जा रहा है, दूरी पड़ रहा है, फिर यो घटेगा। तो कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। वही हुआ विकास का मतलब होता है ना, पैर को काटिए मूड़ी पर जोड़ लीजिए, कहिए कि हम इतना ऊंचा हो गए, मेरा विकास हो गया। असल में विकास यही होता है, अपना पैर काटो, यहाँ से हम अपना पैर काटेंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे, तो एक पैर पर तो हम खड़ा है, एक पैर काट के यहाँ जोड़ दिए तो तुम सबसे ऊंचा हो गए ना, और नीचे से तो उत्पादन का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में कि किसी नए चीज का उत्पादन करना है तो पहले कोई पुराने चीज का विनाश करके ही आप उत्पादन कर सकते हैं। तो वो बाहर की चीज हो गई, हम लोग यहाँ आते हैं। तो समझ गया राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय समझो, अभी बताएं कि मान लो हमारा ये जो भारत है, तो भारत के चारों तरफ, यहाँ 3 तरफ से समुद्र घिरा हुआ है, तो समुद्र के 200 किलोमीटर इधर, 200 किलोमीटर इधर और 200 किलोमीटर इधर, ये पूरा भारत के अंदर में आएगा। ठीक, ये पूरा किसके अंदर है, भारत के। यहाँ पे जो भी निकलेगा समुद्र में, पेट्रोलियम निकले, मछली निकले, जो भी संसाधन यहाँ से निकले, उस सब पर किसका अधिकार है, भारत का। और हम लोग को जो श्रीलंका है, श्रीलंका 200 किलोमीटर का रेंज में आता है, इसीलिए भारत के साथ श्रीलंका का तस्वीर भी दिखाया जाता है, रहता है ना भारत के नीचे श्रीलंका। एक तरह से देखो तो वो हमारे संसाधन वाले नियम के अंतर्गत आता है, लेकिन वो अलग एक स्वतंत्र देश है। तो ये तो हम समझ गए कि ये देश के अंदर और देश से समुद्री तट ये 200, ये यहाँ पे तो राष्ट्रीय संसाधन है, लेकिन क्या है 200 किलोमीटर के बाद कोई समुद्र नहीं है, होगा। अगर विश्व के मैप को तुम देखो तो उसमें और तुमको समुद्र का इलाका दिखाई देगा। बहुत सारे समुद्र के भाग ऐसे जहां पे तो किसी भी देश का अधिकार नहीं हो पाता है। यानी मान लो कि यहाँ पे ये जगह बचा, यहाँ कोई भी देश के, इधर भी एक देश है, इधर भी देश है, इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ से देश है,
और चारों में से कोई के रेंज में नहीं है, सबके 200 किलोमीटर यही पूरा हो गया, ठीक, चारों का यहाँ पे पूरा हो गया, तो ये वाला इलाका कहाँ जाएगा, ये, तो इसी को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। 200 किलोमीटर के बाद का जो जगह बाकी बचता है ना, जो ये बाकी बच गया ये वाला इलाका, तो यहाँ पे जो भी संसाधन निकलेगा वो होता है तुमको अंतरराष्ट्रीय, यानी कि पूरे विश्व का वहां पे एक तरह से योगदान होता है। तो देखो ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाता है, ठीक, तट रेखा से, यानी समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी को छोड़कर, ये जो 200 किलोमीटर की दूरी है इसको छोड़ के जितना भी महासागरीय संसाधन निकलेगा उस पे किसी एक देश का आधिपत्य नहीं होता है, बल्कि पूरा अंतरराष्ट्रीय एक संस्था होती है और उसके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे संसाधन का अगर उपयोग करना है तो अनुसंधान हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से आपको अंतरराष्ट्रीय संस्था से सहमति लेनी होगी और तब जाकर के ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय समझ गए, जो समुद्र में 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब वो 200 हमारे देश का भी होना चाहिए, जो पड़ोसी के देश है सब के जोड़ के जो बीच में बच जाएगा ना वो वाला इलाका, समझ गया। उसके बाद है तुमको विकास के आधार पर संसाधन। तो विकास के आधार पर तुमको मात्र 2 पेज है, ज्यादा ना है। एक है तुमको संभावित संसाधन, ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में है तो मौजूद है, पाया जाता है, लेकिन हम उसको अभी उपयोग में नहीं ला रहे हैं, क्योंकि उपयोग में लाने में हो सकता है कि जितना के बबुआ ना है उतना के झुनझुन्ना हो जाए, यानी कि बचत कम हो और खर्च ज्यादा हो जाए। जैसे हमारे यहाँ पे जो ये सोन नदी है ना, कहा जाता है कि उस बालू में सोना की भी मात्रा है, सोना भी है उसमें टुकड़े टुकड़े में, लेकिन वो इतना महंगा है कि आप उसमें से बाहर नहीं निकालिएगा। मान लीजिए 10,000 तुमको लगा उसको निकालने में, तो उसमें से 1,000 के तो बिकेवे करेगा, तो नुकसान न हो गया है। तो ऐसा कई सारा संसाधन है अभी उपलब्ध जो है तो, लेकिन वर्तमान में हम उसका उपयोग अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका उपयोग करने के लिए या तो हमारे पास तकनीक नहीं है या फिर वो महंगा है। जैसे हिमालय क्षेत्र में जो खनिज पाया जाता है उसको उपयोग करना, राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की संभावना है और भविष्य में इसका तो उपयोग शुरू भी हो गया है, सौर ऊर्जा तो बिछ भी गया है, ठीक। जैसे एक चीज और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनता है, 2 भाग हाइड्रोजन एक भाग ऑक्सीजन मिला है, तो क्या ऐसे करके अभी हम वर्तमान में पानी की पूर्ति कर सकते हैं? बहुत महंगा हो जाएगा। बना तो सकते हैं लेकिन बहुत महंगा हो जाएगा, तो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या पता भविष्य में शायद इसका उपयोग हम लोगों को करना पड़े। तो अभी के लिए वो क्या है, संभावित संसाधन है, संभावना है कि भविष्य में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। यानी मान लो यहाँ पे जैसे वो बोला भी कि यहाँ पे पेट्रोल निकल जाए, तो पेट्रोल निकलेगा तो पहले यहाँ पे आके इसकी पूरी जांच की जाएगी, रिपोर्ट तैयार की जाएगी, अनुमान लगाया जाएगा कि कितना पेट्रोल है, कितना खर्च पड़ेगा, कितना बचत होगा, मुनाफा है नहीं है। और जब ये सारी चीजों को पूरा करने के बाद जब पता चला कि यहाँ से हमको फायदा है, बहुत पेट्रोल है, तो इसको कहते हैं हम लोग विकसित संसाधन, जिसका हम लोग के मात्रा भी पता हो, उसका गुणवत्ता भी पता हो। जैसे आगे पढ़ाएंगे तो कोयला 4 प्रकार के होता है, ठीक। तो उन चारों प्रकारों में एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया है, पिट सबसे खराब है। तो कोयला को भी नहीं देखेगा कौन वाला कोयला निकल रहा है, हमको बचत है कि नहीं है, तो उसका मात्रा उसका क्वालिटी जब जान गए तो अब उसका उपयोग करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकसित संसाधन। उदाहरण में ले सकते हैं जैसे आजकल हमारे देश में कोयला, पेट्रोलियम, मैग्नीज या लोहा के जो भी अयस्क निकल रहा है, ये सभी क्या चीज है, विकसित संसाधन में आएंगे। अंतिम है विकास के आधार पर 2 और, एक है भंडार संसाधन, एक है संचित कोष। ऐसे भंडार और संचित में कोई अंतर नहीं होता है, वही चीज है। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होते हैं। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला जो अभी बताएं, यहाँ उपलब्ध है, भंडारण है, लेकिन हमारे पास अभी उतना टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके मदद से हम इसको सस्ते में बना पाए, तो अभी हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में हो सकता है कि जब हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, विकसित कर जाए और पानी की कमी हो, तो ऐसे में हम इस माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर भी पानी की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, भंडार संसाधन। संचित को संसाधन, वास्तव में ऐसा संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है। संचित मतलब ही जमा है, भंडार मतलब ही
जमा है तो उसी का अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे इसको उपयोग में ला सकते हैं वैसे इसको ही, लेकिन न तो अभी इसका उपयोग शुरू हुआ है ना इसका हुआ है, लेकिन भविष्य की ये दोनों पूंजी है, भंडारण कहो या संचित कहो दोनों एक के है। जैसे पहले नदी से जल नहीं बनता था, नदी के जल से विद्युत का उत्पादन नहीं होता था, लेकिन आजकल ये काम शुरू हो चुका है। तब पहले ये क्या था, भंडारण था, संचित था, और आज ये क्या हो गया, उपयोगी हो गया है। तो ये तुमको आज के रहा, बाकी कल इसका महत्व, इसका नियोजन है, इसका संरक्षण जो है कल करेंगे। ये रहा तुमको इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव। ठीक, बीच में से भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या कि यहाँ पे कम बन रहा था तो हम आगे वाला से बना दिए हैं, कल जो पढ़ेंगे। और का 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। हाँ, ये VVI क्वेश्चन है, सब संसाधन ये जितना भी दिया हुआ है सब पूछा हुआ है, हो जाएगा। लोग जाइए ना, ग्रुप में डाल दिया जाएगा इस QR कोड, जिसको लिखना है वो लिख सकता है, बाकी अपना घरे लिख सकता है। अच्छा 5-6 गो तो क्वेश्चन है, कितना देरी लगेगा, कितना टाइम हो रहा है, 9:30 हो गया जी। आज स्कूल तू लोग के हो, जाओ जाओ जाओ, ना होगा तो कल लिख लेना, कल तुरंत खत्म हो जाएगा। छोड़ दो छोटी, कल लिख लेना, कल फिर दे देंगे। हाँ लेट हो रहा है सबके स्कूल जाने के लिए।